नमस्ते। आज हम सूक्ष्म योगा फाउंडेशन एसोसिएशन में मार्वल बच्चा फाउंडेशन के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के लिए हम आज प्रीनेटल योगा के लिए मिल रहे हैं। मेरा नाम है दिव्यांशा और मेरे साथ है इटा क्लब ट्रांसमीडिया के सीनियर अकाउंट मैनेजर मिस अंकिता शाह। आज हम प्रीनेटल योगा के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे, पर आज हम थोड़ा बहुत आसनास के बारे में ज़्यादा जानेंगे। प्रीनेटल योगा के सेशन के बाद काफ़ी सारे क्वेरीज आते हैं कि हमें योगा कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। पूरे हम सेशन के दौरान मैं आपको सारी बातें बताती रहूँगी। और उससे पहले हम सिर्फ 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ जोड़ दीजिए, साथ साथ आंखें बंद, धीरे से सांस लेंगे। सांस लीजिए। एक और बार सांस लीजिए। रिलैक्स। प्रेगनेंसी योगा खासकर हमें 5वें महीने से शुरू करना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि जितना हो उतना आप अपनी सेहत का, अपने बच्चे का ज़्यादा ख्याल रखें ताकि मिसकैरेजेस की इश्यूज और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आजकल जो बहुत सारे मिसकैरेजेस के इश्यूज जो हो रहे हैं उनके सामने हमें योग से काफ़ी लाभदायक मिलता है। और खासकर सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी नहीं पर बच्चे के पालन पोषण के लिए बहुत ही अच्छा और लाभदायक रहता है। प्राणायाम बहुत ही एक लाभदायक है। पूरे 9 महीने के दौरान आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। इससे हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस स्ट्रांग होती है। पर हमें बेसिकली जो हार्मोन्स चेंज होते हैं हमारे पूरे 9 महीने के दौरान, उस वक्त ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्योंकि उस वक्त हमारे बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स होता है और हम बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। और वो सारी चीज़ें हमारे बच्चों पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ माँ को ख्याल रखना है, पर मैं ये कहूँगी कि पूरे परिवार को एक ऐसा वातावरण बनाना है ताकि बच्चे की पालन पोषण में कोई रह ना जाए। भूलचुक तो मैं नहीं कहूँगी कि कुछ हो सकता है, भूलचुक में कुछ हो सकता है, पर उससे कवर अप करने के लिए भी आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ माँ पर डिपेंडेंट होता है, इसमें पापा का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही नेसेसरी होता है। क्योंकि पापा जितना सपोर्ट करेंगे, उतनी जितनी मदर खुश रहेगी, उतना ये अच्छा रहेगा। और ये जितना एनवायरनमेंट बाहर से अच्छा होगा और आप जो अच्छी तरह से पॉजिटिव आप अपने बच्चे के लिए जो चाहते हैं वो इसमें इन्वाइब आप कर सकते हैं। अब प्राणायाम में कैसे हो सकता है? प्राणायाम में स्ट्रेस काफ़ी कम तो हो जाता है, प्लस ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में अच्छी तरह से फैलता है और साथ साथ ये हमें ध्यान की तरफ और खींचता है। जितनी डीप ब्रीदिंग और ध्यान करेंगे उतने ही बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी जल्दी से अच्छी तरह से होगा। आजकल के बच्चे काफ़ी तेज़ होते हैं कि जैसे ही बाहर आते हैं उनके लिए मोबाइल के बटन दबाने में कोई देर नहीं होती। पर मैं एक चीज़ कहूँगी, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मदर्स को कौन से एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ये मैं आपको प्राणायाम के बाद बताऊँगी। तो उससे पहले प्राणायाम करेंगे, ब्रीदिंग प्रोसेस को अच्छी तरह से कैसे समझना है। पहले हमने जो सीखा था ब्रीदिंग को जानना। एक हाथ अपने हृदय पर रख लीजिए, दूसरा हाथ अपने स्टमक पे और धीरे धीरे सांस लेंगे। जैसे ही आप सांस लेंगे, पहली सांस आपके हृदय की धड़कन की तरफ जाएगा, धीरे धीरे आपके स्टमक में, फिर सांस छोड़ते अपने आप पेट अंदर आएगा, धड़कन से धीरे धीरे सांस गले से आपकी नासिका के द्वारा बाहर जाएगा। पर इसे हम रेशियो के साथ कर सकते हैं। और ये प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने के दौरान कुंभक के साथ प्राणायाम प्लीज़ मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल काउंट्स के साथ कीजिएगा। दैट इज़ 1:2 होना चाहिए। कुंभक के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप बहुत ही अच्छी तरह से योगा करते हैं, काफ़ी सालों से आपका प्रैक्टिस है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आपके टीचर के अंडर, आपके गुरु के गाइडेंस में आप ये कीजिएगा। अभी प्राणायाम में कोशिश ये करूँगी कि 3 काउंट्स में आपको सांस लेना है और 6 काउंट्स में आपको सांस को बाहर निकालना है। तो इस तरह से आपके हृदय के साथ, आपके स्टमक के साथ 3 काउंट्स में सांस चला जाएगा
और 6 काउंट्स में, मतलब डबल द काउंट ऑफ अ 3 काउंट, उसमें से सांस आपका धीरे धीरे बाहर आएगा। कैसे करना है? हृदय पे हाथ और एक पे नाभि के ऊपर बच्चों के साथ धीरे से सांस लीजिए। धीरे से सांस लेते हुए इनहेल 1 2 3 and exhale 1 2 3 4 5 6. Slowly inhale 1 2 3. धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालना है 1 2 3 4 5 6. धीरे से सांस लीजिए 1 2 3. धीरे धीरे सांस बाहर 1 2 3 4 5 6. कंटिन्यू करते रहेंगे ये। जितनी देर आप ये कंटिन्यू आपको अपने हिसाब से करते रहना है। डीप ब्रीथिंग करते रहिए इसके साथ, और अच्छे से प्रैक्टिस के बाद आप अपने काउंटिंग्स बढ़ा सकते हैं। महसूस कीजिए क्या फील कर रहे हैं आप अंदर। सुकून सा अच्छा सा महसूस हो रहा होगा, मन को काफ़ी शांति लग रही होगी, और साथ साथ आप दीदी के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट शेयर करते हैं। कंटिन्यू रखना है आपको। हर रोज़ जब भी आपको टाइम मिले, खाना खाने के 3 घंटे के बाद ब्रीदिंग प्रोसेस आपको हर रोज़ करना है। धीरे धीरे हम वापस आएंगे, आंखें खोल देंगे। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बहुत ही बेस्ट और सबसे अच्छा सरल प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे 3 नाड़ी की शुद्धि होती है और हमारा मेन सुषुम्ना नाड़ी जागृत होता है। ये हमारे चक्रास बैलेंसिंग के लिए भी अच्छा है। पूरे नर्व्स को अच्छी तरह से प्योर ऑक्सीजन और प्योर ब्लड सर्कुलेट हो, तो ये सबसे बेस्ट प्राणायाम है हमारे पूरे 9 महीने के साथ। तो प्राणायाम कैसे करना है? आपके लेफ्ट हैंड को इस तरह से ध्यान मुद्रा में रखना है। राइट हैंड के पहले मुट्ठी बना दीजिए, और मुट्ठी बना के बाद उसकी पहले लास्ट जो 2 उंगलियां होती है उन्हें बाहर निकालिए, और साथ साथ धीरे धीरे अंगूठे को बाहर निकालिए। इसे कहते हैं विष्णु मुद्रा या फिर प्रणव मुद्रा। धीरे धीरे इन्हें अपने नासिका के पास लेके जाइए। पहले आप अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, ब्लॉक करेंगे इस तरह से, और लेफ्ट से सांस लेंगे। सेम वही प्रोसेस 3 काउंट्स में सांस अंदर, 6 काउंट्स में सांस बाहर। तो ये पहले लेफ्ट से सांस लेंगे, फिर राइट से सांस बाहर निकालेंगे। धीरे धीरे आप राइट से सांस लीजिए और लेफ्ट से सांस बाहर। इसे कहते हैं 1 राउंड। डिफिकल्ट नहीं है, जहाँ से शुरू किया था वहीं पे सांसें कंप्लीट फिनिश होना चाहिए। लेफ्ट हैंड से ध्यान मुद्रा, राइट हैंड से प्रणव मुद्रा के साथ अपने राइट नॉस्ट्रिल को ब्लॉक कीजिए, सांस लीजिए 1 2 3। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से सांस बाहर 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे सांस लीजिए 1 2 3। धीरे धीरे सांस बाहर 1 2 3 4 5 6। धीरे धीरे वापस लेफ्ट से सांस लीजिए 1 2 3। धीरे धीरे आपके राइट साइड से सांस बाहर 1 2 3 4 5 6। वापस सेम नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लीजिए 1 2 3। धीरे धीरे सांस बाहर 1 2 3 4 5 6। एक का राउंड आपको अपने आप करना है। धीरे धीरे सांस लीजिए, फील कीजिए क्या महसूस कर रहे हैं आप सांस लेते वक्त। आपको सिर्फ फील करना है, ऑब्जर्व करना है, ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है। पूरा एक प्रोसेस, लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से बाहर, राइट से सांस अंदर, लेफ्ट से सांस बाहर निकालते हैं। हम अपने राउंड को फिनिश करेंगे धीरे धीरे, और दोनों हाथ को ध्यान मुद्रा में नीचे रख देंगे। आपके राउंड खत्म होने के बाद धीरे से इस तरह से और रिलैक्स करेंगे। ओमकार चैंटिंग। ओमकार ये सबसे पहला शब्द होता है जो हर एक बच्चा जब पैदा होता है वो पहले ओ बू बोलता है। रोता किस तरह से है वो? हमें लगता है बच्चा रो रहा है पैदा होने के बाद, वो क्या करता है? उआ उआ। ये अगर आप टोन सुनेंगे तो इससे मतलब होता है ये अ उ म का उच्चारण कर रहा है। अ आपके गले से, उ आपके हृदय से, और म आपके नाभि से निकल रहा है। तो अ उ म।
जिसे हम इस तरह से भी गिनते हैं और रिवर्स से भी अ उ म गिन सकते हैं। पर ये शब्द इतना पवित्र है कि आप इससे जब भी आप रात को सोने के लिए जाएं तो अपने रूम में छोटा सा ओंकार का म्यूजिक रखें। ये आप हर समय सुन सकते हैं। बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है कि बच्चे का सिर्फ ना ही मेंटल डेवलपमेंट पर बच्चे का स्पिरिचुअल ग्रोथ भी काफ़ी होता है, जिससे हम कहते हैं कि आध्यात्मिक ग्रोथ होना, आध्यात्मिक रूप से खूब आगे बढ़ता है। ओंकार सिर्फ करने से ये नहीं होता है कि हमें ओंकार जल्दी जल्दी खत्म करके कहते हैं ना, हमें खत्म करके साइड में रख देना। ओंकार का ये प्रोसेस जिंदगी भर चलता रहता है। जब भी बच्चे पैदा हो जाते हैं तो पहले के 3 महीने ऐसे कहते हैं कि रूम अंधेरा होना चाहिए और रूम अंधेरे के साथ ओंकार का म्यूजिक या फिर गायत्री मंत्र का म्यूजिक बजता रहना चाहिए। तो बच्चे के कॉन्शियसली आपके उनके बच्चे के और माताश्री के सबकॉन्शियस माइंड में ये ध्वनि सतत गूंजनी चाहिए, ताकि उनके सबकॉन्शियस से उनके जो सारे कर्म, उनके सांसारिक जो पहले के जन्म के वो लेकर आते हैं वो धीरे धीरे उनके क्लियर होते हैं। और जितना करते हैं कि बच्चे और उनके लिए काफ़ी ग्रोथ होने के लिए मेंटली, फिजिकली, सोलफुली बहुत ही अच्छा होता है। तो ओंकार चैंटिंग जितना आप सुने, जितना आप करें उतना काफ़ी लाभदायक है। ओंकार चैंटिंग अगर फैमिली में आप मदर के साथ बैठ के एक के हाथ के ऊपर दूसरे ऊपर हाथ रख के आप अगर फैमिली में बैठ के करें तो बच्चे के लिए एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं और बच्चे के लिए आप एक बहुत खुशहाल एनवायरनमेंट क्रिएट करके उनके साथ स्प्रेड कर रहे हैं। ओंकार चैंटिंग फैमिली के साथ में बैठने से आपके ऑराज भी काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। जितनी ऑराज आपके स्ट्रांग रहेंगे उतनी आप प्रोटेक्टेड तो रहेंगे, पर आपका बेबी डबल प्रोटेक्टेड रहेगा। और बिलीव मी, जब भी आप ओंकार करेंगे बच्चे आपसे बात करने के लिए बहुत सारे किकिंग करेंगे। बच्चे को यही कहना है कि यस मम्मा इज लविंग यू, मम्मा इज टॉकिंग टू यू, मम्मा ख्याल रख रही है आपका। पर मम्मा के साथ साथ पापा को, दादा दादी, नाना नानी सबको रखना है। तो साथ में जितना हो सके बड़े भाई बहन जो भी हो, एक बार फैमिली में छोटा सा 5 मिनट लगता है रात को सोने से पहले आपके अपने बेड पे बैठ जाइए। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बैठिए, एक के हाथ के ऊपर एक हाथ रख के ओंकार चैंटिंग कीजिए। अगर फैमिली के साथ में नहीं बैठ पा रही तो मदर्स को कैसे करना है? मदर्स को बैक सपोर्ट ले सकते हैं, मदर्स चेयर पे बैठ के कर सकती है, मदर्स अगर नीचे बैठ के क्रॉस लेग में कर सकती है तो बेस्ट है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में इस तरह से रखना। गर्मा गर्दन से धीरे से सांस लेना है और बिल्कुल धीरे से बहुत ही नीची आवाज में एकदम शांति से उनका मंत्र का जाप करना है। तो कैसे करना है? एक और बार। जैसे कि आपने देखा हमने ओ की मात्रा बहुत कम रखी, हमने म की मात्रा ज़्यादा प्रोलॉन्ग की। इसका मतलब ये होता है कि हम जब ये प्रोलॉन्ग करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी, हम एक्सेलेशन को बढ़ाते हैं, ताकि जो जितना एक्सेलेशन बढ़ेगा उतना ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है पूरे टाइम में उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो अच्छी तरह से पूरा ऑक्सीजन बाहर, मतलब ऑक्सीजन पूरा नर्व्स के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को खींच के बाहर निकालने के लिए पूरा टाइम मिल जाता है। इससे जितना आप लो पिच पे करेंगे और जितना उससे ओ के और म की मात्रा ज़्यादा रख के आप ज़्यादा करेंगे, आप अपने आप ही सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, मतलब आप अंदर ही अपने आप में और अंदर चलते जाएंगे। जो एक होती है हमारे योगा की परिभाषा में पंचकोश, आप आनंदमय के कोश की तरफ आप बढ़ते हैं। तो ये जर्नी है आपकी अनंतमय कोश से आनंदमय कोश तक जाने की। तो क्यों ना हम एक और बार ओंकार चैंटिंग करें। हम 2 बार चैंट करेंगे, आप मेरे साथ चैंट करेंगे अभी, और सबको साथ में चैंट करना है। दोनों हाथ वैसे ध्यान मुद्रा पर रख दीजिए, दोनों घुटने पे 2 बार चैंट करेंगे। सांस लीजिए।
सांस लीजिए। चेहरे पे स्मित रखेंगे, थोड़ी देर आंखें बंद करके एंजॉय करेंगे। डीप ब्रीथिंग। योगा साधना के लिए हमें अपने मन को, शरीर को साथ में लाने की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके साथ हमारे बच्चे के साथ भी हम कनेक्ट करते हैं, हम अपने बच्चे के साथ जुड़ते हैं। जैसे ही 7th मंथ होता है, बच्चे की स्मरण शक्ति जाग उठती है। वो तब सुनने के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, वो सुनने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले वो आवाज़ सुनते हैं वो है अपनी माँ की। सो जो भी माँ उस दौरान बातें करती है, जो भी वो बातें करती है किसी से, अपने बच्चे से, बच्चों को वो आवाज़ सुननी बहुत ही पसंद होती है। पर बेसिकली वो 7th मंथ से स्टार्ट होता है। उससे पहले मेन इम्पॉर्टेंट है सांस लेना, दैट इज ऑक्सीजन विच यू विल गिव टू योर चाइल्ड। मतलब जितनी आप गहरी ऑक्सीजन, जितनी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, जितनी आप डीप ब्रीदिंग से बाहर जाएंगे, उतने बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। और खासकर जो डिलीवरी के टाइम ब्रीदिंग प्रोसेस इज द मोस्ट वाइटल थिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि इसे कितना डीप और स्लो रखें ताकि आपको उस वक्त पेन के साथ बैर भी कर सके और आप अच्छी तरह से आपकी डिलीवरी भी हो सके। तो हम इस कैसे कनेक्शन करना है, आपके राइट हैंड को आपके स्टमक पे रख दीजिए, आपके नाभि के ऊपर, और लेफ्ट हैंड आपकी धड़कन के ऊपर रख दीजिए। अब सिर्फ आंखें बंद करना है। ये महसूस करना है कि जैसे आप सांस ले रहे हैं तो धीरे धीरे आपका स्टमक बाहर आ रहा है। जैसे ही आप सांस छोड़ रहे हो, धीरे धीरे आपका स्टमक अंदर जा रहा है। यू आर कनेक्टिंग टू योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे के साथ ही कनेक्ट कर रहे हैं। आंखें बंद करके महसूस कीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस बाहर, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस बाहर, धीरे धीरे सांस लीजिए। फील द कनेक्शन। योगा आसन या योग साधना किया हुआ डीप ब्रीथिंग करने से बच्चे काफी बार बहुत खुश होकर किक भी करते हैं। इनका मतलब ये होता है कि बच्चे आपको रिएक्ट कर रहे हैं, बच्चे आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे आपके साथ और ही एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस ब्रीदिंग प्रोसेस को आप कंटिन्यूसली, आप दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप ये कर सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल देंगे। अब हम दोनों हाथों को मेन कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और हमारी बॉडी के अपर बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम करेंगे पर्वतासन। ये काफ़ी सरल आसन है और ये हर कोई कर सकता है। अगर बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ा हो या मदर्स का कंसंट्रेशन बढ़ाना हो, सिंपल है ये। आप पलाठी में बैठ सकते। प्रेगनेंसी के दौरान हम पलाठी में नहीं बैठ सकते, हम नीचे नहीं बैठ सकते क्योंकि डॉक्टर मना कर रहे हैं। तो यू कैन डू वन थिंग, आप चेयर पे बैठ के भी आगे कर सकते हैं। और अगर आपको स्टमक के साथ आपको पूरी क्रॉस लेग नहीं हो रही है तो आप धीरे से पाँव को आगे इस तरह से फैला के बैठ सकते हैं और पीछे बैक सपोर्ट में आप अपने छोटा सा पिलो भी आप रख सकते हैं। अगर ये आप कंफर्टेबल हो, उसके बाद धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और दोनों हाथों को जोड़ देंगे। आंखें बंद करके पर्वतासन में डीप ब्रीथिंग करेंगे। इससे हमारे थोरासिक रीजन, हमारे लेफ्ट साइड का थोरासिक काफ़ी ऐसा स्पेस होता है सांस लेने के लिए और छोड़ने के लिए। ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी हमारा डायफ्राम काफ़ी ऊपर आ जाता है। तो इसके साथ ये होता है कि डायफ्राम ऊपर आने की वजह से हमें ब्रीदिंग में थोड़ा सा दर्द होता है। धीरे 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 हाथ नीचे। हम सांस लेते हुए लगता है कि बहुत कम सांस ले रहे हैं, हमारी सांसें फूल गई हैं, हम डीप ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे। तो इसमें आप कोई टेंशन ना लीजिए। ये हर रोज़ करने से आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ेगी, आपका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी अच्छा रहेगा और साथ साथ आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक अच्छी सी एक्सरसाइज मिलेगी। तो इसे करने के लिए एक और बार आप मेरे साथ हाथ ऊपर करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, आंखें बंद, कॉन्सेंट्रेट एंड होल्ड। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, आंखें बंद करेंगे, एंजॉय करेंगे, चेहरे पे थोड़ी सी स्मित रखेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे और रिलैक्स। दूसरा आसन है जानुशीरासन। जानुशीरासन के दो वेरिएशन है, एक तो हम आगे झुक के करेंगे और दूसरा हम साइड में हैं।
आगे झुक के हम कर सकते हैं अगर आपको डॉक्टर ने अलाउ किया हो। 9वें महीने में अगर आगे झुक के करें तो बच्चे को थोड़ा प्रेशर आता है, और जो क्राउनिंग पोजीशन जिससे होती है कि बच्चे का क्राउन अगर अच्छी तरह से सेट हो जाए, उनका हेड, तो वो अच्छी तरह से सेट होने के लिए उनको थोड़ा सा पुश भी मिल जाता है, ताकि प्रेगनेंसी के वक्त ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं कि हमें और झुकना है, पर हमें झुकने के लिए धीरे धीरे पाँव को साइड में हम पाँव को खोलेंगे, धीरे धीरे आराम से। वेरी गुड। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करेंगे और धीरे धीरे जितना हो उतना ही आगे झुकेंगे। हम पूरा सांस लेके पूरा हमें आगे नहीं झुकना है, ये हम नॉर्मल योगा नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ एक बात ध्यान रखिए, सिर्फ मन से भी स्टार्ट करके बहुत धीरे धीरे सिर्फ आगे झुकना है और पाँव उंगलियों को पूरा अपनी तरफ खींचना है और होल्ड करना है इस तरह से। तो इस तरह से करने से आपकी पूरी काफ मसल्स काफ़ी स्ट्रेच होती है, तो काफ मसल में पूरी सूजन आ जाती है पूरी दिन की, उनको भी अच्छी तरह से मसाज मिल जाता है। और पूरे दिन खड़े रहने से पूरे हमारे एंकल पे बहुत प्रेशर, तो उससे भी उनको एक अच्छा सा मसाज और उनको काफ़ी राहत मिल जाती है। तो हम एक स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे दोनों हाथों के ऊपर। जिन्हें ओवर बैक पेन हो तो ज़्यादा ना झुके, सिर्फ आगे झुके, तो उसके पास हमें सिर्फ एम रखना है, सांस बिल्कुल नॉर्मल, पाँव की पंजे को पीछे खींच कर रखना है। आप अपने दुपट्टे को यूज़ कर सकते हैं, दुपट्टा को आगे रख के पाँव को ऐसे खींच सकते हैं, घड़ा बैंड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके घर पे इजीली अवेलेबल है उस तरह से करके हम करेंगे। धीरे धीरे हाथ ऊपर और ये। इसका सेकेंड वेरिएशन ये है कि साइड बेंडिंग, विच इज़ वेरी नेसेसरी टू डू। तो हम साइड बेंडिंग करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर भी कर सकते हैं, पर हम सरलता से चलेंगे। हमारा जो पाँव आगे की तरफ बढ़ा है वही हाथ को वहीं के पाँव के ऊपर रखेंगे, दूसरे हाथ को सांस लेते हुए धीरे धीरे ऐसे झुक जाएंगे और धीरे धीरे ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। साइड बेंडिंग से हमारा लेटरल साइड का स्ट्रेचिंग भी हो जाता है, साथ साथ हमारा लोअर बैक पेन जो बहुत पूरे टाइम रहता है उससे भी काफ़ी राहत मिल जाती है, क्योंकि उन्हें लेटरल साइड घूमने का मौका मिलता है और इससे लोअर बैक पेन में काफ़ी राहत भी मिलती है। पर यह आसन करने में आपको ओवर स्ट्रेच या ओवर इंजरी ना हो, उसका बहुत ही ख्याल रखना है। ये आसन आपको दोनों टाइम करना है, दोनों साइड करना है, वो भी आपको 30 सेकेंड तक रुकना है। स्टार्टिंग आपको 10 सेकेंड से। और जो सबसे महत्वपूर्ण आसन जिसे कहते हैं बटरफ्लाई पोज, जिसे हम कहते हैं गोरक्षा या फिर तितली वाला आसन। इसमें जितना हो सके उतना ये आसन मैं सजेस्ट करूँगी कि हर एक लड़की को, हर एक औरत को प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे भी करना चाहिए, ताकि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे थाई मसल्स भी काफ़ी रिलैक्स रहते हैं और ये कोई भी टाइम पे हम कर सकते हैं, और ख़ास कर हमारे हार्मोन्स को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करता है। प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हम भारी चीज़ें उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते, हम क्या हैवी वर्कआउट कर सकते कि नहीं कर सकते, क्या हम योगा आसन में शीर्षासन कर सकते कि नहीं कर सकते। तो एक सिंपल सा उपाय ये है कि पहले के ज़माने में हमारी औरतें गांव में पानी भरने जाती थी, तो वो पानी भर के सारी बेड़े अपने सर पे रखती थी, वो बहुत ही भारी होता था और वो अपने सर पे उठा के लेके आती थी। आज के ज़माने में ये मॉडर्न हमारे ये हो गया है कि जो लोग जिम जाके वर्कआउट करते हैं, ये बहुत ही पुराना वर्कआउट है जो सब हमारे घर पे करते थे। पहले के ज़माने में ये घर का काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मदर्स को 9 महीने पूरा एक्टिव रहना है, और ये कुछ एक्टिविटी योगा आसन के साथ करते हैं तो बच्चे के लिए भी एक डेवलपमेंट, उनके लिए हेल्थ वाइज और मेंटल वाइज डेवलपमेंट काफ़ी बढ़ जाता है। धीरे धीरे थोड़ा सा लोअर बैक पेन के लिए एक दूसरा सा अच्छा सा उपाय बताएं। हमें इस तरह से बैठना है, दोनों पाँव को थोड़ा सा और आगे निकालें, दोनों पाँव को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अभी हमारे सबसे जो आखिरी है चक्रम, उसे पूरा बेस बना के हमें अपने लंबर को गोल घुमाना। तो हमारा जो कॉकिक्स का चक्रम है वो नीचे, ये मेरा बेस है, और मेरा जो लंबर रीजन है वो ये है मेरे बैक का। अब लंबर रीजन से आपकी कमर को बहुत धीरे से इसे गोल घुमाना। हमको ऐसे पूरा नहीं मंडराना है, नहीं, मैं ऐसे करके अब मैं धीरे से सिर्फ और सिर्फ लोअर बैक से गोल घूम रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंकिता जी अच्छी तरह से पूरा ट्राई कर रहे हैं गोल घूमने के लिए, उनको लोअर बैक में काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। धीरे धीरे रिवर्स करेंगे,
क्या ध्यान रखना है, कॉक्सिक्स और सेक्रम को बेस रखना है, सिर्फ लंबर को धीरे धीरे गोल घुमाना है, बहुत धीरे धीरे। ये आप करने से आपके बैक पेन में बहुत ही अच्छा एक राहत रहेगा और साथ साथ आपके पेल्विक भी ओपन काफ़ी होने की कोशिश हो जाएगा, जिससे आपको उस वक्त प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा दिक्कतें ना हो। धीरे धीरे हम दोनों पाँव को वापस क्रॉस कर देंगे और वापस आंखें बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। धीरे से सांस लीजिए और धीरे से सांस बाहर। हमने आसनास में आगे झुकने का कर दिया, हमने साइड बेंडिंग कर दी, और मेन अभी एक और बाकी है जिसे कहते हैं ट्विस्टिंग। हमें पूरा ट्विस्ट नहीं करना है इस तरह से, नो, इट इज बैन, प्रोहिबिटेड नहीं करना है आपको, क्योंकि इसमें हमारे ऑब्लिक्स के साथ साथ हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, डायाफ्राम होता है, वो सब कुछ ट्विस्ट होने लग जाता है और बेबी के लिए ये हार्मफुल है। तो आपको किस तरह ट्विस्ट करना है, नॉर्मल आप क्रॉस लेग में बैठ के भी आप कर सकते हैं। इसके दो ट्विस्टिंग की वेरिएशन ना मैं सिंपल वन बता रही हूँ। सिर्फ धीरे धीरे आपकी राइट हैंड को आपके लेफ्ट घुटने पर रखना है, लेफ्ट हैंड को पीछे रखिए, जितना हो सके इतना, ज़्यादा ओवर फोर्स में, सिर्फ धीरे धीरे इसे पीछे मुड़ के देखना। ये हाथ एक्टिंग करेगा कि ये कुछ खींच रहा है, मतलब कुछ पुल कर रहा है, तो ये इस तरह से पकड़ के घुटने को उठाना नहीं, पर इसे एक्टिंग करवानी है। और एक्टिंग करने के बाद धीरे धीरे ट्विस्ट करना है, पूरा नहीं, सिर्फ हल्का सा, थोड़ा सा, और नेक को पूरा घुमाना है। जो वर्किंग वुमन है वो चेयर पर बैठे बैठे पूरी देर उनको बैक पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो चेयर के साइड हैंडल को पकड़, जो हमारे आर्म रेस्ट होता है, उनको पकड़ के धीरे धीरे थोड़ा सा वो ट्विस्टिंग कर सकते हैं। यह था हमारा फर्स्ट वेरिएशन। सेकेंड वेरिएशन के लिए एक पाँव को आगे रखना है, दूसरे पाँव को इस तरह से पीछे की तरफ रखना है। पीछे की तरफ रखने के बाद धीरे धीरे सेम ट्विस्टिंग में अपोजिट साइड में हम लोग हाथ रखेंगे, दूसरा हाथ पीछे, और जितना हो सके उतना हम करने की कोशिश करें। पर ये ध्यान रखना है कि जो पाँव पीछे है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करना है, जो पाँव पीछे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हुए हम धीरे धीरे पीछे लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नॉर्मल क्रॉस लेग में करेंगे, आपके राइट हैंड को पीछे लेके जाइए धीरे से, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के घुटने से पकड़ेंगे और एक्टिंग करेंगे कि हम पकड़ने की, खींचने की कोशिश करें। धीरे से पीछे मुड़ के देखने की कोशिश कीजिए, आपके साथ में बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, पीछे भी रहेगा, और जितना हो गया पीछे मुड़ के देखने की कोशिश कीजिए। स्लोली कम बैक एंड डू इट ऑन अनदर साइड। धीरे धीरे करेंगे, घुटने को अंदर खींचने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, फुल करके एक्टिंग कीजिए और ट्विस्ट करेंगे। फैंटास्टिक। ये आप दोनों तरफा 3-3 बार करेंगे। 30 सेकंड तक आप रुकना है आपको, ताकि जितनी देर आप ज़्यादा रुकेंगे उतनी आप आसन के और लाभ उठा सकते हैं। नाउ वेरिएशन नंबर 2, सिर्फ आप एक पाँव को घुटने से ले लीजिए, आपके राइट लेग को धीरे धीरे लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, सेम वही एक्टिंग ही करनी है। धीरे धीरे वापस आ जाइए और धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे धीरे हम सेकंड साइड करेंगे इस तरह। स्लोली कम बैक और धीरे धीरे बैठ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे वापस। जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि काफ़ी डॉक्टर्स मना करते हैं कुछ लेडीज़ को, कुछ मदर्स को, कि आपको आगे झुक के आसन नहीं करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सारे आसन को मना करना है। हम दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं, मॉडिफाइड चंद्र नमस्कार, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे पेल्विक फ्लोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, साथ साथ हमारे पेरिनेम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और मेन हमारे थाई मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए चंद्र नमस्कार सबसे बेस्ट है। उस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान हमारी एक चीज़ होती है कि बहुत पसीना आता है और हमारी मदर्स काफ़ी इरिटेट होती है कि बहुत पसीना आ रहा है, मैं क्या करूँ। अपनी बॉडी में शुद्धता भी मेंटेन रखना है और साथ साथ हमारी बॉडी में हीट भी होना चाहिए। सो आई थिंक चंद्र नमस्कार के कुछ स्टेप अगर आप भरोसा करेंगे, which is set of some asanas which will really help for the normal delivery as well as strengthening your back and your thigh muscles. Chandra Namaskar, let's start.
उसके लिए आपको दोनों हाथों को ज्वाइन करना है, दोनों पाँव को ज्वाइन करना है। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और धीरे धीरे पाँव को थोड़ा सा खोल के फिर इसको अप करना है। जितना हो सके उतना आपको अप करके स्टेबल रहना है और धीरे धीरे वापस आएंगे। धीरे धीरे पहले हम लेफ्ट साइड झुकेंगे, वापस आएंगे, फिर धीरे धीरे राइट साइड एंड देन धीरे धीरे वापस दोनों हाथ को खोल देंगे। हम और पाँव को खोलने की कोशिश करेंगे। दोनों पाँव के टोस थोड़े से बाहर की तरफ, दोनों हाथों की उंगलियों को मुद्रा बनाएंगे, इन्हें ऐसे मोड़ेंगे कोहनी से और धीरे धीरे स्क्वाट करते हुए धीरे धीरे बैठेंगे। ये स्क्वाट पोजीशन प्रेगनेंसी के आप पूरे महीने 9 महीने तक कर सकते हैं, पर ज़्यादा ओवर स्ट्रेच और ज़्यादा आपको इंजरी ना हो उसका ख्याल रखें। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब हम दाहिने पाँव को अंदर मोड़ के बाहिनी पाँव को बाहर करके हम करेंगे त्रिकोणासन। सबसे सरल आसन है त्रिकोणासन, तो खूब लाभदायक है। इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, साथ साथ हमारे बैक मसल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने स्ट्रेट करेंगे, नमस्कार करेंगे और अपने राइट पाँव को पीछे और लेके जाएंगे धीरे से और लेफ्ट पाँव को 90 डिग्री बैंड करते हुए दोनों हाथों पर वीरभद्रासन वॉरियर पोज। इससे हमारे थाई मसल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और वॉरियर पोज में हम अपने बच्चों को मोटिवेट देते हैं कि वॉरियर की तरह वो स्ट्रॉन्ग। नाउ स्लोली आगे की तरफ बॉडी को मुड़ा देंगे। दोनों हाथ आपके लेफ्ट के थाई मसल्स पर फ्रंट स्क्वाट करेंगे, जिससे हमारी इनर थाई मसल स्ट्रेच भी हो सके अच्छी तरह से, फ्लेक्सिबल भी रहे दोनों तरफ। ना सेम स्टेप जो हम यहाँ पे किया था उसे रिपीट करेंगे और फिर बैक टू द बॉडी को दोनों हाथ ज्वाइन, राइट पाँव बैक, बस इंजरी ना हो सकता रखना है। धीरे धीरे घुटने को स्ट्रेच करके दोनों हाथ आगे सामने को खींच रहा है। ना स्लोली राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे और धीरे धीरे ऊपर देखेंगे त्रिकोणासन के लिए। जितना हो सके उतना झुके आप। धीरे धीरे वापस दोनों पाँव को ओपन कर देंगे, वापस मुद्रा में स्क्वाट पोजीशन में आ जाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ दोनों पाँव ओपन। अब हल्के से धीरे धीरे पाँव को जॉइंट करना है। जॉइंट करने के बाद धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, राइट साइड बैंड करेंगे, हल्के से लेफ्ट साइड और धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर एंड रिलैक्स एंड दोनों हाथ जॉइंट करके हम रिलैक्स हो जाएंगे। अभी मैं अंकिता जी के साथ बैठी हूँ और उनकी कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज है जिनकी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और कुछ प्रेगनेंसी टिप्स ऐसे दूंगी जिन्हें हर एक प्रेग्नेंट लेडी महसूस करती है। अंकिता जी, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? मेन क्वेश्चन मेरा तो वो है कि हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए हमें कौन सा फूड प्रेफर करना चाहिए, कौन सा? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। उन्होंने एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है कि हमें कौन सा फूड प्रेफर करना चाहिए। मैं अंकिता जी को ये कहना चाहूँगी कि अंकिता जी, सारी मदर्स को घर का जो भी खाना हो आपने जो बनाया हो वो अच्छा है। उस वक्त ये होता है कि हमें क्रेविंग्स काफ़ी होते हैं कि हमें पंजाबी खाना है, हमें पनीर खाना है, हमें चीज़ खाना है, हमें मैगी खाना है। प्लीज़ ये सब अवॉइड कीजिए, ताकि ये क्या होता है कि ये जाके स्टमक में जाके डाइजेस्ट नहीं होता और एक फैट क्रिएट करता है और फैट क्रिएट करने से पता बेबी बम्प की वजह से वो काफ़ी फैट वहाँ पे बढ़ जाता है और उसकी वजह से बेबी पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप इतना घर का खाना जो आप सिंपल खाते हैं वो खाना स्टार्ट कर दीजिए। पहले के 3 महीने में जितना आप नॉर्मल बादाम को आप चांदी के छोटी सी कटोरी में डुबो के आप सुबह हर रोज़ 2 बादाम छिलके खाइए। ये बहुत ही अच्छा रहता है पूरे 9 महीने। ज़्यादा आपको नहीं खाना है बादाम। जैसे धीरे धीरे हमारे प्रेगनेंसी बढ़ती है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से फूड लेना चाहिए। जैसे कि आप अभी 9वें महीने में हैं, चलिए 9वें महीने में, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा जो गर्म पदार्थ होते हैं वो खाना ज़्यादा आप रखें। ज़्यादा आपको वो इरिटेट ना हो, जैसे कि नींबू पानी बहुत किसी को शुगर है किसी को नहीं, तो वो नहीं। आप मक्खना खाना रखें ताकि ब्रेस्ट फीडिंग में आपको काफ़ी लाभदायक रहेगा। आप सुबह सुबह 11 बजे से पहले कोकोनट वाटर पीना स्टार्ट कर दीजिए। वो भी आपकी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, साथ साथ आपकी पूरी बॉडी में भी अच्छा रहेगा। और घी हो सके अगर फ्रेश मिल रहा है तो प्योर फ्रेश घी खाना की कोशिश कीजिए, बाहर से प्रिजर्वेटिव मत लाइए। क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले भी कोई भी चीज़ आप पैकेट वाले फूड में आपको बोलूँगी अवॉइड कीजिए। थोड़ी सी मेहनत आपको होगी पर
रिजल्ट अच्छा चाहिए तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके फाइन। नेक्स्ट, मुझे बैक पेन और एसिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? एसिडिटी इश्यू और गैस्ट्रिक इश्यू बहुत होता है ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी विच इज़ वेरी कॉमन। बैक पेन के लिए मैं सेकंड पॉइंट पे आऊँगी, पहले एसिडिटी के बारे में बात करते हैं। एसिडिटी ये होता है कि अगर प्रॉपर फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो प्रॉपरली वो फूड डाइजेस्ट करने के लिए क्या करना है, आपको हर सुबह को पानी गर्म करके उबला हुआ पानी पीना है, जिसे सुआ कहते हैं। सुआ पानी भी आप पी सकते हैं, जिससे हम सुआ को हम अपने उसमें लेते हैं, अपनी मुखवास में हम ज़्यादा लेते हैं। पर सुआ ना हो तो सिर्फ अजवाइन जो होती है, छोटी सी अजवाइन, ज़्यादा अजवाइन नहीं लेनी, छोटी सी अजवाइन सुबह के टाइम में उबले हुए पानी में आप लेके आप पी सकते हैं। सेकेंड, आप ये कर सकते हैं कि रात को शाम का खाना आप थोड़ा जल्दी 6:30 जो 7 o'clock होता है, जो जैन लोग बहुत फॉलो करते हैं अच्छी तरह से, वो कर दीजिए। और रात के टाइम जो थोड़ा सा गैप बचे तब आप 1 गिलास दूध पी सकते हैं। और दूध के अंदर आप थोड़ी सी केसर भी डाल सकते हैं, ताकि बच्चे के रंग रूप में स्वर्ण रंग रूप आपको दिखा दे, और साथ साथ आपको दूध से भी काफ़ी लाभदायक अच्छी तरह से बेनिफिट हो सके। अब ये रहता है कि लोअर बैक पेन बहुत होता है। लोअर बैक पेन क्यों होता है? ताकि हमारा स्टमक जब बढ़ता है तो सारा वो मसल्स हमारे बैक से लेके सारे बैक को पूरे आगे की तरफ खींचता है, जिससे हमारे जो बैक होता है, हमारे बैक का स्पाइनल कॉर्ड लंबर पूरा इस तरह से भी मुड़ जाता है, विच इज़ वेरी नेचुरल। तो लो बैक पेन हो जो हमने आसन किए हैं बैठे बैठे साइड बेंडिंग, वो आप करते रहिए। और साथ साथ जितना हो सके उतना आराम कीजिए, सीधी ना सोइए। सीधे सोएंगे तो आपकी बैक पेन और बढ़ेगा। लेफ्ट साइड आप घूम के आप आराम से साइड में बैठ सके, सो सकते हैं। और जितना हो सके जब भी बैठे बैक सपोर्ट लेके बैठे। नेक्स्ट, जैसे कि मैं अभी संस्कार शक्ति केंद्र जो गर्भ संस्कार की क्लासेस कर रही हूँ, उसमें हमें बताया गया है 80% बेबी का माइंड जो होता है वो आपके गर्भ में डेवलप हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि मुझे कौन सी ब्रेन एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन पूछा अंकिता जी ने अभी। आई रियली अप्रिशिएट हर एफर्ट। गर्भ संस्कार आजकल बहुत चल रहे हैं, लोग काफ़ी सारी मदर्स प्रीफर करते हैं, और गर्भ संस्कार में काफ़ी लोग उस तरह से प्रीफर करते हैं, अपनी मदर्स वहाँ पे जाते हैं। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, गर्भ संस्कार पहले के ज़माने में नहीं होते थे। पहले के ज़माने में लोग घर पे रह के काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते थे। अगर आपको याद हो कि हमारी दादियाँ, हमारी टीवी अगर हम देखें तो वो ऊन के साथ कुछ स्वेटर बनाते थे। अगर अभी हम बनाने जाए हमसे नहीं बनेगा। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें ये होता है कि उसमें कैलकुलेशंस होती है और बहुत सारे कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे मेन एक्टिविटी की 3 चीज़ें होती हैं। आप क्रिएटिव हो रहे हो, उसके अंदर कुछ नया आप बना रहे हो, क्रिएटिव कुछ एक्टिविटी कीजिए, जैसे कि पेंटिंग कीजिए, सिंगिंग सीखिए, या फिर क्रिएटिवली आप अलग से कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ ढूंढ के लाइए कि आप घर को रीडेकोर करिए, गार्डनिंग करिए, फ्लावर्स के साथ रहिए। आप बहुत सारी चीज़ें आप ये कर सकते हैं। सेकेंड मेन थिंग, उस वक्त ये होता है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को, उनके जैसे कि अकाउंटेंट है, सीए है, तो उनको ये लगता है कि मैं अपने बच्चे को भी सीए बनाना चाहती हूँ, नहीं मैं अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर। ये ओवर एक्सपेक्टेशन काफ़ी सारे पेरेंट्स रखते हैं, जिन्हें मैं कहूँगी ना रखें। पर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो, जैसे कि क्वेश्चन आपका जिस तरह से अच्छे से आया है, मैं कहूँगी आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन सॉल्व करने स्टार्ट कर दीजिए। सुडोकू खेलिए, बेस्ट है। और गेम्स आप खेलिए, कैंडी क्रश, पबजी नहीं, दैट्स बैड, वो गेम नहीं खेलना है। जितना हो मोबाइल से दूर रहिए, मोबाइल के गेम्स वाला करके अपने अपने गेम्स आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम हैं, जैसे जेंगा आजकल काफ़ी लोग खेल रहे हैं, जैसे कि जो कार्डबोर्ड गेम्स होती है, चेस होती है, वो सारी गेम्स खेलिए। और जितने पजल्स होते हैं वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर हर रोज़ हम न्यूज़पेपर देखेंगे तो काफ़ी सुडोकू की न्यूमेरिक और वर्ड्स वाले आते हैं, तो आप जो वर्ड्स वाली जो गेम होती है जिससे हमारे ब्रेन डेवलप नए नए वर्ड सीखे, वो कीजिए। डिक्शनरी पढ़ने की कोशिश कीजिए। एंड थर्ड एंड द मेन, रीडिंग। इस दौरान आप जो भी रीडिंग करेंगे वो बच्चे को इफेक्ट होगा। बच्चे का 100% ब्रेन डेवलपमेंट 6 ईयर्स तक हो जाता है। 80% वो बच्चे अपने घर पे से सीख के आते हैं, 20% वो पूरे 6 साल तक वो पूरा उनका ब्रेन डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये है कि जानने कि बच्चे आने से पहले और बच्चे के आने के बाद एनवायरनमेंट जिस तरह से मैंने बात की उस तरह से आप क्रिएट कीजिए। साथ साथ
आप रीडिंग उस तरह से कीजिए कि आप रिलीजियस भी पढ़ाई करते रहे, अपने भगवत गीता है कि आपको भी रिलीजियस आप मानते हैं, जैसे कि आप बाइबल है, आप कुरान है, आप पढ़िए। पढ़ने के बाद उनको रखना दीजिए, पढ़ने के बाद सोचिए कि आपने क्या पढ़ा, आप क्या समझे, और बच्चे को बताइए कि बेबी इसमें ये हुआ था। स्टोरीज बना के आप बच्चों को समझाइए, बच्चे को पता चलेगा। कृष्णा जी ने जब बताया था सुभद्रा को, तब हमारे अभिमन्यु ने पूरे चक्रव्यूह में कैसे जाना है उनको वो पूरा वो गर्भ से सीख के आया था। इसलिए क्या कहते हैं, जो गर्भ सीख के आते हैं उनको बाहर सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। या आप 100% भी कर सकते हैं कि थोड़ा और अच्छी तरह से उनको डेवलपमेंट, उनको और अच्छी तरह से खींच सके। तो ये आप ये जो रीडिंग किस तरह से है वो है। पर काफ़ी सारी मदर्स मैंने ये भी देखा कि बहुत प्रेशर ले लेती हैं कि नहीं 9 महीने तक मुझे इतनी किताबें पढ़नी है, पर प्रेशर ना रखें, जो स्टोरी बनाए, जो समझे उसे नोट डाउन कीजिए, और हर रोज कुछ टाइम बच्चे के साथ बातें करते हुए बताइए कि मैंने आज ये पढ़ा, मैं ये समझी, और उनको अच्छे अच्छे वैल्यूज़ बताइए। बच्चे हमें किस तरह से रहना है, उस तरह से रहना है, हमें ये सीखना है, हमें ये संस्कार रखना है। तो ये सारी क्रिएटिविटी करेंगे, आई एम श्योर आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छी रहेगी। और आई एम प्रीटी श्योर कि आपकी प्रेगनेंसी आपके हॉर्स फॉलो करेंगे। ये कुछ आसनास आप हॉर्स एवरीडे आपके साथ फॉलो करना है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, सूक्ष्म योगा के साथ आप हमें मिल सकते हैं। और मैं खासकर धन्यवाद करना चाहूँगी पंकज जी का, जिन्होंने मुझे ये अच्छा सा एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि प्रेगनेंसी योगा के बारे में थोड़ा सा अपना विज्ञान आप सब तक भेज सकूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है देवांशु जुठानी चाय। आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो मेरा ईमेल आईडी है devanshu.juthani, दैट इज devaunshuthanai@gmail.com। ये सारे मैं आपकी चीज़ें आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा मैं डाल दूँगी, मेरे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, आपको बात करनी हो, आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।